नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इन द एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना जिसने ऑलमोस्ट 11 साल के बाद ब्रेकआउट किया है, और भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने ऑलमोस्ट 19-20 साल के बाद ब्रेकआउट किया है। बट आज मैं आप लोगों को ये ब्रेकआउट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं वो स्टॉक की पूरी 11 साल की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और एक मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे एक स्टॉक पहले रिवर्सल ब्रेकआउट करता है, उसके बाद कितना वो टाइम लेता है, और उसके बाद वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है, और बाद में उसकी कैसी एक जर्नी शुरू होती है। अब किसी भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक को मल्टी बैगर बनने के लिए फंडामेंटल का ट्रिगर लगता है, और अगर वो स्टॉक में फंडामेंटल का ट्रिगर नहीं होता तो वो मल्टी बैगर नहीं बन सकता। तो मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि हमें हर मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को ट्रैक करना चाहिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे, बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले हर स्टॉक को हम लोगों को ट्रैक तो जरूर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा अपने वीडियो में सिर्फ यही चाहता हूं कि मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स में कैसे प्राइस एक्शन काम करता है उसकी पावर मैं आप लोगों को बता सकूं। जनरली मैं ऐसा देखता हूं कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात होती है ना, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब ट्रेडिंग, मतलब वो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज होता होगा, ऐसे सोचते हैं। बट मैं हमेशा हर संडे और हमारे चैनल पे आप लोगों के साथ ये शेयर करने की कोशिश करता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और वो कैसे, यही मेरा सिखाने का आप लोगों को एक इंटेंशन होता है। तो इसको उसी तरीके से लेना, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए अभी हम आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। वैसे 24,060 के आसपास मार्केट चालू हुआ और 24,170 के आसपास ही मार्केट क्लोज हो गया। 6 मई को हम लोगों ने मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव देखा, और उसके पीछे का एक न्यूज़ था कि ईरान इजराइल का और जो यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें शायद उनकी बातें हो रही है, और सीज फायर की न्यूज़ शायद हमें मार्केट में देखने मिल सकती है। तो उस दिन मार्केट ने एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रैली आई, बहुत कुछ अच्छा हुआ। बट उसके बाद लास्ट 2 दिन में कुछ खास आया नहीं। सीज फायर का न्यूज़ है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है जो हमें कंफर्म कर सके, तो वापस से मार्केट नीचे आ गया। चलो फटाफट हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हो सकता है। तो देखो आप यहाँ पे दिसंबर 2025 में मार्केट ने एक हाई मारा था, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे था। इनफैक्ट मार्च महीने का जो कैंडल है वो बहुत खराब था, और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो फरवरी और मार्च में यहाँ पे भी बॉटम बना था। फिलहाल मार्च महीने के कैंडल के बाद अप्रैल में एक अच्छी रिकवरी दिखी है, बट मई महीना अभी ऑलमोस्ट 9-10 दिन खत्म हो गए, बट अभी भी मार्केट में यहाँ पे कोई फॉलो अप बाइंग दिख नहीं रही है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करो कि मार्केट पिछले 3 हफ्ते से एक रेंज में अटक गया है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको वो रेंज समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखोगे ना तो डाउन साइड रेंज है 23,800 से लेके 23,500, और अपसाइड रेंज है 24,600 की। अब ये रेंज में मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगा या नेगेटिव न्यूज आएगा, तभी ही ये रेंज ब्रेक हो सकती है। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ऑलरेडी वॉर को डिस्काउंट कर दिया है, और ये जो मार्केट में लास्ट 3 हफ्ते में रैली आई थी, मतलब मार्च के एंड वाले वीक में और अप्रैल 1 और अप्रैल 2 वीक में जो रैली आई थी, मेरा वो एनालिसिस इसके बेसिस पे था। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 10-11% ऊपर आने के बाद थोड़ा कूल डाउन कर रहा है, बट देखो मुझे क्या लगता है मार्केट में वो नहीं चलता है। मार्केट में चलता है
जो होता है वही हम लोगों को समझना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 24,600 के ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है। अगर 23,500 या 23,800 के नीचे जाएगा तो मार्केट के लिए खराब है। अभी हम लोग ये समझ के चलते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस करोगे तो बैंक निफ्टी में भी वही है, ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही है, बट इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा वीक है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 57,600, और डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग देखते हैं तो फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है 54,300 से आप बोल सकते हो कि 53,800 900 का। तो ये अभी मार्केट में एक अच्छी रैली होने के बाद मार्केट फिलहाल साइडवेज में चल रहा है। और आपको पता है ऐसी मार्केट में, जैसे अभी आप ये निफ्टी का चार्ट देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे करंट मार्केट प्राइस से ऑल टाइम हाई, अभी भी निफ्टी ऑलमोस्ट 8 और 9% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। पर आप यहाँ पे देखो ये मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये इंडेक्स ने ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। नाउ दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है वो मार्केट में एक तरीके से आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, और ये इंडेक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। अभी एक बार हम लोग स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को भी देख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। जैसे निफ्टी के चार्ट में आप अप्रैल मंथ में रिकवरी के बाद हमने फॉलो अप नहीं देखा है, बट आप देखो स्मॉल कैप के इंडेक्स में अभी भी यहाँ पे फॉलो अप आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि इसने अभी अपना ट्रेंड लाइन एक तरीके से ब्रेकआउट भी किया है। और अगर हम रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं तो ऑब्वियसली इसका ऑल टाइम हाई पे बनेगा विच इज़ 18,688। मेरा हमेशा ये मानना है कि रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होने से पहले ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, और अगर आप ट्रेंड लाइन अच्छी तरीके से बना सकते हो तो आप उसको थोड़ा अच्छी तरीके से एडवांस में उसको ले सकते हो। अगर आपको ट्रेंड लाइन एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे मुझे बताना, मैं ज़रूर उसके ऊपर बना दूंगा कभी। तो खैर ये पूरा हमारा इंडेक्स का बात मैंने आपको बताया। अभी देखो अगर हम लोग FIS की बात करें ना तो आप यहाँ पे क्लियरली देखो 4 तारीख को मतलब मंडे को FIS ने बाइंग किया था, फिर 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 7, 8 तारीख तक FIS की सेलिंग ही आ रही है। अब आप यहाँ पे देखो मुझे सबसे ज़्यादा शॉक 6 को हुआ था जब मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई थी सीज फायर की, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ न्यूज़ चल रही थी मार्केट में, बट उस टाइम पे भी FIS ने सेलिंग की है। ये बात अच्छी नहीं है। जब तक FIS के नंबर बाइंग में आते नहीं ना तब तक हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा। देखो एटलीस्ट इनके नंबर बाइंग पे ना आए बट इनकी सेलिंग रुक जाए, वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखो लास्ट वीक में मिड एंड स्मॉल कैप का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अच्छा चला है। कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आई है। अगर आपको याद होगा तो मैंने 2-3 हफ्ते पहले आपको बोला था कि निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स बहुत अच्छा है, और आप यहाँ पे देखो ये उसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, कंटिन्यूसली ये चल रहा है। BSE बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है, MCX भी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी रिसेंटली MCX का रिजल्ट आया था, BSE का रिजल्ट आया था। हमने एंजल 1 भी आप लोगों के साथ शेयर किया था 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले हमारे एनालिसिस में। तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट में एक अच्छी तेजी चल रही है। और आपको पता है कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स कब चलते हैं? जब ब्रॉडर मार्केट में रैली आती है तभी तो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स में बिजनेस होता है, तभी तो वो चलते हैं। ये सिंपल लॉजिक है। तो ये भी एक सिग्नल है कि मार्केट में एक अच्छी रैली ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और अगर उसके अलावा आप देखोगे कि कौन से मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया तो आप यहाँ पे देखो निफ्टी CPSE, PSU बैंक हो गया, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ये सारे सेक्टर ने अंडर परफॉर्मेंस किया है। तो मोर और लेस ये सारे परफॉर्मिंग सेक्टर में से भी अगर आप अच्छे स्टॉक ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली देखने मिल रही है। अब देखो डॉलर इंडेक्स जो है हमारा वो 97.84 के आसपास है। इंडिया विक्स लास्ट वीक में थोड़ा घटा है, 16.84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल जो है हमारा ब्रेंट क्रूड जो है वो $100 के आसपास है। ये भी एक अच्छी बात है कि क्रूड थोड़ा नीचे आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, इतना भी नीचे नहीं आया है बट नीचे आ रहा है। और USD INR जो है वो अभी 94
47 के आसपास है, तो ये भी थोड़ा ठीक है। 95 के ऊपर जैसे जाएगा वैसे हमारे लिए ज़्यादा इशू हो सकता है। तो ये सारा हमारा पूरा मार्केट एनालिसिस है और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये चीज़ आपको भी हर हफ्ते प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी स्टॉक्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बेंगलोर से हो या अगर आप लोग सूरत से हो, तो मैं बेंगलोर में आ रहा हूँ 16 मई को और सूरत में मैं आ रहा हूँ 30 मई को। और डिफाइन एज जो है उनका एक वर्कशॉप है मंथन करके, उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया है और वहाँ पे मैं एज अ स्पीकर आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को मुझसे मिलना है तो आप वहाँ पे मिल सकते हो। वहाँ पे मैं हमारी ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मेथड है वो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और भी बहुत सारे स्पीकर हैं, जैसे अभिजीत पाठक है, रघुनाथ रेड्डी जी है, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी वो लोग बताने वाले हैं, ब्रिजेश जी भी एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। तो ये पूरा दिन का इवेंट होने वाला है और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो अगर आप वहाँ से हो, बेंगलोर से या सूरत से, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलो हम लोग जाते हैं हमारे आज के स्टॉक के ऊपर। और आज जो मैं आप लोगों के साथ स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं ना, उसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैंने आई थिंक 2 साल पहले मुंबई में एक फ्री मीटअप रखा था और वो विले पार्ला में यहाँ पे रखा था, तो आप लोगों को याद होगा कि वो वाले मीटअप में भी मैंने ये स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था और तभी ये रिवर्सल ब्रेकआउट हो रहा था और अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है। पता है मैं आप लोगों को ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि देखो देखो मैंने बोला था और हो गया। मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी एक स्टॉक में जब भी मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करता हूँ ना, उसके पीछे एक प्रॉपर एनालिसिस होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है इसने अभी ब्रेकआउट किया तो विजय भाई का अभी ध्यान गया है। मेरा ध्यान ऐसे स्टॉक्स पे पहले से होता है और उसके पीछे की साइकोलॉजी और ये स्टॉक का पूरा साइकिल मैं आज आप लोगों के साथ समझाने वाला हूं। तो खैर देखो, आप यहाँ पे बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड का चार्ट देख रहे हो और ये स्टॉक का एज पर जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से 2010 में इसका लिस्टिंग हुआ था 150 के आसपास। उसके बाद ये नीचे गया, उसके बाद इसने अच्छी खासी एक अपसाइड रैली दी। 2015 में इसने एक हाई बनाया, अगर हम वो हाई प्राइस को मार्क करते हैं तो ओके, ये मैंने गलती से ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लिया है। ये रेजिस्टेंस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। 2015 में इसने 522 का एक हाई बनाया था और अगर मैं यहाँ पे एक रेंज बनाऊं तो अगेन 2015 का ये 507 का रेंज है और 522 का। तो आप देखो 2022 में इसने 2015 में इसने 522 का हाई बनाया, 2018 में इसने 525 का एक हाई बनाया। तो ये एक तरीके से अप ट्रेंड में एक डबल टॉप फॉर्मेशन ये स्टॉक ने बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक बहुत नीचे गिरा और कोविड में ये ऑलमोस्ट 120 हो गया था। बट अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये स्टॉक यहाँ पे लो मारने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे है ना नैरो हो रहा था, मतलब इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो नैरो डाउन हो रही थी। और यहाँ पे इसने नवंबर से लेके जनवरी मंथ में यहाँ पे इसने एक रिवर्सल ब्रेकआउट दिया। रिवर्सल ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि 280 से 400 तक ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक संडे वाले वीडियो में जब ये रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा था मैंने शेयर भी किया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा कंसोलिडेट किया, वापस से ये स्टॉक ने रैली ली और 2 महीने बाद ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये स्टॉक अभी स्ट्रांग है, बट अभी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मैं आप लोगों के साथ समझाता हूँ। तो जब मैंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट को प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा ये देखता था कि भाई जो भी स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करते हैं ना, मैं जनरली उसको वही टाइम पे, आप एक तरीके से बोलते हो कि मैं उसको हमेशा कोई भी स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता था तो मैं उसको यहाँ पे ही फोकस करता था कि भाई जब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग इसको देखेंगे। बट मैं ये नहीं देखता था कि ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने के पहले इसने कहीं ना कहीं पे अपने एक नीचे की साइड से एक रिवर्सल ब्रेकआउट भी दिया है। और जब भी मैंने ये चीज़ को नोटिस करना शुरू किया तब मेरा एनालिसिस में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। सो बेसिकली क्या होता है, आप इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हो, राइट? ये वाले एरिया को मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हो। बट स्टॉक ने कहीं ना कहीं नीचे से अपनी एक रैली शुरू की होती है और अगर आप वो सही तरीके से पकड़ सकते हो
तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट, और इसको बोल सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो देखो, अगर आप रिवर्सल ब्रेकआउट पे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हो तो फायदा क्या होता है कि आप ये जो यहाँ से रिवर्सल ब्रेकआउट से ऑल टाइम हाई तक की रैली उसको भी ग्रैब कर सकते हो, और उसके बाद जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट से स्टॉक आगे रैली करने वाला है वो रैली को भी आप ग्रैब कर सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मैंने बहुत सालों के बाद ऑब्जर्व किया और समझा। बट अब देखो यहाँ पे जब भी स्टॉक एक रिवर्सल ब्रेकआउट करता है ना यहाँ पे, तो उसके अंदर कभी भी आप एक चीज नोटिस करना, कोई ना कोई फंडामेंटल ट्रिगर तो जरूर होगा। और ये स्टॉक में यहाँ पे बजाज हेल्थ केयर में, सॉरी बजाज कंज्यूमर केयर में, आई थिंक वो ट्रिगर उसका एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट था। और उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, रिसेंटली जो जीएसटी कम हुए हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट में वो भी हो सकता है, बहुत सारे अदर रीजन भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये पढ़ के मुझे बताया कमेंट्स में तो अच्छा लगेगा मुझे भी आप लोगों के तरफ से ये जवाब। बट मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि हमेशा दो टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, एक होता है ये रिवर्सल ब्रेकआउट और एक होता है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये दोनों ब्रेकआउट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ट्रेडिंग के लिए। मल्टी ईयर ब्रेकआउट की जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और रिवर्सल ब्रेकआउट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि रिवर्सल ब्रेकआउट में स्टॉक ऑलरेडी बहुत डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हर एक लेवल पे सेलिंग आने वाली है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में क्या है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो स्काई इज द लिमिट होता है ऊपर जाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और यही सेम एग्जांपल ये बजाज कंज्यूमर में आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका रिवर्सल ब्रेकआउट यहाँ पे जनवरी मंथ में हुआ था 2026 में, जनवरी और नवंबर मंथ में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्टॉक अपना रिवर्सल ब्रेकआउट करने के बाद ऑल टाइम हाई तक आप बोल सकते हो वो ऑलमोस्ट 87% चल चुका है। और अब जाके अभी मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूं, अब देखो आप यहाँ पे, और रिवर्सल ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो फटाफट आपको रिटर्न देगा। इसने देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट जनवरी 26 से लेके थोड़ा यहाँ पे रैली किया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, वापस ऑल टाइम हाई के पास आया, वापस कंसोलिडेट किया। अब ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है पता है? क्योंकि इसने वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 522 इसका ब्रेकआउट एरिया है। अगर ये स्टॉक वापस से अपना 440 लेवल ब्रेक कर देगा तो खराब हो जाएगा। और अभी इसका अपसाइड जो पॉसिबिलिटी लेवल है वो कैलकुलेट करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऑल टाइम हाई से इसके लो तक आप ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाइए, और उसके बाद आप देखिए ऊपर लेवल्स क्या आते हैं, तो इसका आपको अपसाइड रेजिस्टेंस या नेक्स्ट लेवल तक ये कहाँ जा सकता है वो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का एग्जाम्पल, और ये स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखो जब ये स्टॉक ने रिवर्सल ब्रेकआउट करना शुरू किया था ना वो टाइम पे इसके वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी अगर आपने वो मुंबई मीटअप ज्वाइन किया था और आपको ये एग्जाम्पल याद है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख देना आपको जो भी बात याद है वो मीटअप के रिगार्डिंग, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे पुराने लोग अभी भी आज भी हमारा वीडियो देखते हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो एनी हाउ मैंने आपको यहाँ पे नई चीज़ सिखा दी है आज भी। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी देखो अगर आपको ऐसे ही अपनी पोटेंशियल ब्रेकआउट वाली स्टॉक की वॉच लिस्ट कैसे बनानी है वो अगर आप लोगों को सीखना है, या फिर आपको ये सीखना है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स कैसे स्कैन करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मल्टी ईयर ब्रेकआउट के रिलेटेड अगर आपको सीखना है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को, कैसे पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सिखाई है। और वहाँ पे हम लोग Q&A सेशन भी लेते हैं, अभी आने वाले मेरे ख्याल से एक हफ्ते में उसका Q&A सेशन भी होने वाला है। तो जो भी रिलेटेड टू कोर्स आपका डाउट रहेगा मैं वहाँ पे उसके क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज़रूर चेक करिए। और इसके अलावा एक बेल करके स्टॉक है, आप देखो इसने भी ऑलमोस्ट 2007 का ब्रेकआउट अभी यहाँ पे किया है। और एक स्टॉक है जिसको मैं आप लोगों को देखने ज़रूर बोलूँगा, वो है कार ट्रेड टेक लिमिटेड। अभी इसने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया था जून 2025 में,
उसके बाद रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर रीच आउट हो चुका था। पर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो ये स्टॉक ने अभी यहाँ पे अपना रीटेस्ट कंफर्म किया है। तो ये स्टॉक के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो अगर आप लोगों को देखना है तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो में मैंने कुछ भी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारी एडवाइजरी सर्विस के बारे में जानना चाहते हो, जो हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजरी सर्विस है, तो उसके लिंक पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।